शुरू करने से पहले थोड़ा प्रोग्राम्स का जो डिटेल्स वो मैं बता देता हूँ। इसमें 6 से 7 टॉपिक्स लिया गया है। जैसे आप इंट्राडे ऑप्शन कैसे काम करें, जैसे वोलाटिलिटी को यूज करके इंट्राडे कैसे करें। बट इसमें ये मेथड जो है ये आप लोगों को सबको पता होगा, ये हमारा एक ओल्डेस्ट मेथड है एंड इसमें थोड़ा सा बदलाव लाया गया है एंड वो जो बदलाव लाया गया है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में गैन स्क्वायर ऑफ 9 प्रिंसिपल को यूज करके इंट्राडे पोजिशनल कैसे करें, निफ्टी बैंक निफ्टी में पेयर ट्रेड कैसे करें जेड स्कोर को यूज करके, इलियट वेव को कैसे यूज करें इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए, ऑप्शन स्ट्रैटेजी रिजल्ट सीजन में कैसे यूज करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी जो सिचुएशन में इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। जो लोग इन्वेस्टमेंट के ऊपर में तवज्जो देते हैं, जो लोगों का इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है, तो अभी इस सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में कैसे करें, इसी के ऊपर में डिस्कशन होगा। एंड ये जो प्रोग्राम है ये 4 दिन का शेड्यूल किया गया था। पिछले 2 दिन में आपका इंग्लिश का सेशन रहा। पहला सेशन में लाइव मार्केट में एक्सप्लेन किया गया ये कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करें। 20 तारीख एंड 21 तारीख को इंग्लिश में लिया गया। आज आपका सेशन है एंड कल भी आपका एक सेशन है। कल जो सेशन है उसमें भी ये जो भी आज कवर नहीं हो पाएगा वो सारे चीज कल लिया जाए। तो यही है ये प्रोग्राम का डेकोरम। 5 से 6 बजे का रहेगा। आज कुछ पोर्शंस लिए जाएंगे, कल कुछ पोर्शंस लिए जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, जो भी मेथड्स स्मार्ट फाइनेंस का डोमेन में है, जो हमारा रिसर्च प्रोसेस से निकला हुआ जो भी मेथड्स है उसी के बारे में डिस्कशन होगा। एंड वो जो डिस्कशंस होगा उसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने। तो जो भी एनालिसिस हम लोग करेंगे उसको मार्केट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये एक चीज हर एनालिसिस का एक थीम होना चाहिए। इसके बारे में जो भी अप्रैल में प्रोग्राम्स हुए, जैसे आप लोग अगर वीडियोस देखेंगे, 2 बार इस महीने में लॉकडाउन के पीरियड में 2 बार आपका ये फ्री प्रोग्राम्स हुआ। एक हुआ आपका लगभग 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक, अभी जो चल रहा है फिर से लास्ट वीक में अभी एक भी आपका हुआ। ये सारे रिकॉर्डिंग्स इधर में पड़ा हुआ है। 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक का जो प्रोग्राम हुआ, यहाँ पे अगर देखें 2 प्रोग्राम्स में दिया गया था WD ज्ञान के ट्रेंड चेंज डेट कब आएगा, इसी के बारे में प्रोग्राम हुआ था। इसका रिकॉर्डिंग भी इसी में पड़ा हुआ है, आप लोगों को हमारा यूट्यूब में मिल जाएगा। इसका डिटेल प्रोसेस बताया गया, कैसे उसका कैलकुलेशन करे वो समझाया गया। एंड वो जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में जो भी हमारा कैलकुलेशंस रहे सॉफ्टवेयर के हिसाब से देखें, ये दोनों मेथड्स का और एक मेथड जो है हमारा हाई लो स्क्वायरिंग मेथड से वो निकाला गया। तो 7 तारीख 9 तारीख ये सारे डेट्स निकले थे। 7 अप्रैल 9 अप्रैल 29 आने वाला है। एंड बीच में आप लोगों को जो मेथड सिखाया गया उसमें 16 तारीख एंड 18 तारीख था एंड सॉफ्टवेयर में 16-17 निकल रहा है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल डेट्स निकले थे। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब होता है अगर 7 तारीख को ट्रेंड रिवर्सल डेट है, 6 में जो भी हुआ है, अगर 6 में पॉजिटिव क्लोज हुआ है 7 में नेगेटिव होगा, 8 में नेगेटिव हुआ है तो 9 में पॉजिटिव खुलेगा। तो थोड़ा कंपेयर करके देख लेते हैं। ये सब 6 तारीख तक का ये प्रोग्राम था। अभी क्या हुआ है 7 तारीख को अगर देखें, 7th एंड 9th आपका ट्रेंड रिवर्सल था। तो अगर 7 तारीख को आप देखें, 7 अप्रैल का डेट को देखें, तो यहाँ पे 1 एंड 3 ये दोनों दिनों में नेगेटिव क्लोजिंग आपको निफ्टी में देखने के लिए मिल रहा है। 7 तारीख को देखिए एक बड़ा मूवमेंट हुआ
पॉजिटिव के डायरेक्शन में। 9 तारीख को था, तो अगर कंपेयर करें 7 एंड 8 तारीख को थोड़ा डाउन गया, 50-60 पॉइंट का डाउन में क्लोज हुआ था। 9 तारीख में भी एक बड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिला। 16 तारीख एंड 17 तारीख जब 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज आ जाते हैं तो वही कंटिन्यू करता है। 13 एंड 15 में अगर आप कंपेयर करें, इसमें नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है 9,000, 8,999 एंड 8,925 नेगेटिव क्लोजिंग। तो 16 में पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव क्लोज हुआ। 17 में वही ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, वो कंटिन्यू किया, क्योंकि 2 दिन जब अभी 29 तारीख को फिर से ट्रेंड रिवर्सल का डेट निकल रहा है। तो ये जो कैलकुलेशंस मेरा बताने का यही मकसद था कि आप जो कैलकुलेशन उसमें सीखे, वो कैलकुलेशंस कितना सही है वो जानने के लिए ये मैंने दिखाया। तो इसी तरह से आज फिबोनाची का एंड वोलेटिलिटी का देख के भी ट्रेंड, इसके पीछे में एक चीज है, जो भी कैलकुलेशंस आप देखें वो कैलकुलेशन सही मायने में कितना काम करता है वो जरूरी है, वो जानना जरूरी है। एंड फलाना चीज पढ़ लिए, इतना समय देके उसमें टाइम देके पढ़ लिए, बट काम पे नहीं लग रहा है, तो उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं। तो ये एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल है। कोई भी थोड़ा सा अगर कंसेंट्रेट करे, ज्ञान का जो भी ट्रेंड रिवर्सल डेट का मैंने बताया था, थोड़ा सा कंसेंट्रेट करे तो आप खुद ही कर सकते हैं वो कैलकुलेशन, कोई सॉफ्टवेयर का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बट उसको कैलकुलेशन करके काम पे लगाना, बिलीव करना, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। अगर आंख देखा चीज आप बिलीव नहीं करेंगे तो जो आपने देखे, जो आपने अप्रैल 6 तक का कैलकुलेशन बनाया गया, आज अप्रैल 22 में हम देख रहे हैं कि वो कैलकुलेशन कितना सही आया। इसको देख के भी अगर आपका कोई अगर ट्रेडर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो मैं उन्हें कभी ट्रेडर नहीं मानूंगा, क्योंकि उनका जो एक्सपेक्टेशन या मार्केट से जो वो चाहते हैं वो शायद उनको ना मिल पाए। तो मैं पहले शुरू करता हूं, वाई टू इन्वेस्ट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्टमेंट करना क्यों अच्छा रहेगा, इसके बारे में अभी मैं डिस्कशन करूंगा। बेसिकली जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, इसमें 3 चीज रहता है। वैल्यूएशंस क्या है, आने वाले दिनों में उन कंपनियों का अर्निंग्स क्या रहेगा, एंड अभी मार्केट आउटलुक क्या है। ये तीनों चीज, ये तीनों पैरामीटर के ऊपर से हर जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर में ये बात होता है। तो यहाँ पे जब वैल्यूएशंस का बात होता है तो हम कैसे वो वैल्यूएशंस को देखते हैं, तो बहुत सारा दिग्गज लोगों का बहुत सारा फंडामेंटल्स होगा, पर जो एक साधारण एक स्मॉल इन्वेस्टर है वो क्या देखेगा। तो पहले ये देखा जाता है, जो भी वो कंपनी का फंडामेंटल सही होना चाहिए। मान लीजिए एसबीआई हुआ, जो बैंकिंग स्टॉक्स हुए, इन्फोसिस हुए, बड़ा कंपनीज में इंडेक्स का कुछ कंपनीज यहाँ पे डाला हो, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूएशंस का बात करूं, इनका 52 वीक हाई क्या था, एंड उनका जो चेंजेस हुआ है 52 वीक हाई से, जो भी चेंजेस आया है वो कितने परसेंटेज में आया है, एंड उनका 52 वीक लो क्या हुआ था, अभी का जो फिलहाल हुआ। तो ये जो रेशियोज है वो रेशियोज कैसे मेंटेन करते हैं, मीन्स हाई से करंट प्राइस का रेशियो, चेंजेस कितने आए हुए हैं। मान लीजिए ये सारे पैरामीटर को भी आप अगर स्टडी ना कर पाए, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा, जब भी 52 वीक हाई से एक 30-35% का करेक्शन आ जाता है, फिबोनाची में तो होता है कि 0.382 यानी कि 38 पॉइंट, जब भी 30-35% का ओवरऑल सेगमेंट में आ जाता है, तब एक बढ़िया चांस बनता है
इन्वेस्टमेंट करने का। अभी अगर देखें ये सारे निफ्टी कंपनीज है, इसमें एक बड़ा गिरावट आया हुआ है एंड ये सब 52 वीक हाई से 30%, 35%, 25% इतने गिरे हुए हैं। तो यहाँ पे बात ये जहा जाता है क्या क्यों मैं ये सारे स्टॉक्स में खुद ना एंटर करूं म्यूचुअल फंड के रूट से? क्यों? अगर आप इन्वेस्टर है, मैं हर वक्त सजेस्ट करूंगा म्यूचुअल फंड का रूट से ही इन्वेस्ट कीजिए। इसमें क्या होता है, पहला तो आपका प्रोफेशनली मैनेज होता है, दूसरा ये होता है हर लेवल मार्केट का, मार्केट जब गिरेगा, मार्केट जब बढ़ेगा, हर लेवल में कुछ ना कुछ नया इन्वेस्टर्स उसमें आते रहते हैं एंड उस प्रोसेस से जो लो में आया, जब लो 7,500 हुआ था उस टाइम में जो इन्वेस्टर पैसा लगाया उसको शायद ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा, बट उसके पैसे से जो स्टॉक्स खरीदे हुए उसका भी एनएवी के ऊपर में इंपैक्ट रहेगा, नेट जो आपका एनएवी उसके ऊपर में भी इंपैक्ट रहेगा। तो कोई दूसरे का इन्वेस्टमेंट का भी कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ एक स्मॉल हिस्सा आपको मिल रहा है, वो एक भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो पहला वैल्यूएशन, सेकंड होता है प्राइस टू अर्निंग का पैरामीटर। प्राइस टू अर्निंग ये होता है जितने भी नेट प्रॉफिट्स वो बनाए, एनुअल प्रॉफिट, उसको अगर आप जो करंट प्राइस से आप अगर डिवाइड करें अर्निंग पर शेयर को, ईपीएस को डिवाइड करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ जाएगा। पर शेयर कितना अर्निंग है, अभी करंट में प्राइस क्या चल रहा है, उसको अगर आप डिवाइड करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आएगा। तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता क्या है? पहला, ये जितने भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, यानी कि स्टॉक का जो प्राइस डिवाइडेड बाय इसका अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। अर्निंग पर शेयर क्या होता है? जो भी एक साल में कंपनी प्रॉफिट बनाया है, 100 रुपए अगर बनाया है, उसका 100 स्टॉक अगर ट्रेड हो रहे हैं तो पर शेयर 1 रुपया का वैल्यू, तो अभी का प्राइस डिवाइडेड बाय 1, तो वो होता है आपका प्राइस टू अर्निंग का रेशियो। ये प्राइस टू अर्निंग के रेशियो के हिसाब से करंटली ये लोग चल रहे हैं 19.8 ट्रेलिंग जो है, यानी कि पिछले जितने दिनों में वो लोग चले हुए थे वो 18.3 था। तो इसी हिसाब से अगर आप कंपेयर करते जाए, ट्रेलिंग में क्या था, ट्रेलिंग मीन्स पिछले क्वार्टर्स में क्या था, आने वाले क्वार्टर्स में फॉरवर्ड में क्या होगा, जो पिछले क्वार्टर्स में ट्रेलिंग्स में जो पी रेशियो था, आने वाले क्वार्टर्स में क्या होने वाला है एक्सपेक्टेड के हिसाब से अगर देखें तो उसी हिसाब से स्टॉक्स में चेंजेस आएगा। यानी कि अगर ये पहला एग्जांपल आप देख ले तो ये बताता है ट्रेलिंग में 18.3, करंट 19.8, इसके हिसाब से आपको आएगा 8.20, यानी कि आने वाले दिनों में इसमें 8.2% का सिर्फ अर्निंग के साइड से इतना आने वाला है, अर्निंग के साइड से इतना एडिशन होने वाला है। इससे कोई कंपनी में बढ़ा भी हुआ है, एसबीआई में अगर देखे 31% का अभी ग्रोथ बढ़ा हुआ है, अगर वो अर्निंग्स स्टैटिक रहा तो इसी हिसाब से ये भी एक पैरामीटर होता है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जानने के लिए। तीसरा जो होता है आपका, वो होता है आपका मार्केट आउटलुक। वो मार्केट आउटलुक क्या है? अभी मान लीजिए कोरोना का एक बड़ा जो हेल्थ इमरजेंसी चल रहा है, इस दौरान क्या क्या एक्शंस गवर्नमेंट से लिया गया? पहला एग्री क्रेडिट को दिया गया, एफडीआई को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया गया नेबरिंग कंट्रीज के लिए, एंड बैंक को डिविडेंड ना देने के लिए आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शंस बनाया, यानी कि जो भी प्रॉफिट बनाओ उसको कंजर्व करो, उसको रखो अपना सेफ्टी के लिए, डिविडेंड मत दो किसी को, प्रमोटर को मत दो, शेयर होल्डर को मत दो, रखो अपना कैश बैलेंस शीट को बढ़ाओ। आरबीआई ने बहुत सारे लिक्विडिटी मेजर्स लिए कि ये करो, जो भी पैसा उन्होंने दिए, डिफरेंट विंडोज ओपन किए गए। तो ये सारे जो चीज होते हैं
यानी कि ये सारे फंड्स जो है एक हेल्थ इमरजेंसी को देख के डाला गया। जब ये सारे चीज अभी सिस्टम के अंदर में है, वो लिक्विडिटी है, अभी आपका सारे एक्टिविटीज बंद पड़ा हुआ है। जब ये एक्टिविटीज खुलेगा, ओपन होगा, तो ये जितने भी पैसा है, अभी जो लिक्विडिटी सप्लाई किया गया, पैसा दिया गया लोगों को अकाउंट में, वो तो ऐसे पड़ के नहीं रहेगा, वो उसको तो एक्सपेंडिचर होगा। जिसके अकाउंट में 1000 रुपया भी गया है, वो तो कोई ना कोई तो बिस्किट का एक तो पैकेट खरीदेगा। तो उसी हिसाब से अगर आप देखें, जितने लिक्विडिटी गवर्नमेंट ने थ्रू फ्री फ्लोट सिस्टम या थ्रू स्ट्रक्चरल सिस्टम या कोई भी इंडस्ट्रीज का या एग्रीकल्चर के ऊपर में जो भी दिया गया है, यानी कि एग्री क्रेडिट्स को आपको बढ़ाया गया, जो भी एग्रीकल्चर के ऊपर में लोन लिए हैं उनको इंटरेस्ट देना ना पड़ेगा। तो इसका जो भी लिक्विडिटी मेजर्स लिया गया है, उसका एक बड़ा इंपैक्ट आपके कैपिटल मार्केट में आएगा। एंड अगर आप देखें, ये जब भी इस तरह का एक बड़ा प्रॉब्लम्स आता है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। 2008 में जो सबप्राइम क्राइसिस आया था, 2008 में अगर आप देखें, उसमें 50% करेक्शन इंडेक्स में हो गया, 50%, लगभग 50% का करेक्शन हुआ एक छोटे से टाइम ड्यूरेशन में। जब इंडेक्स 2500 या 2700 पहुंच गया, क्या कोई सोचा था कि ये 10,000 जाएगा? कोई भी। तो अगर देखें, 5700 से 2700 आने के लिए वो जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया, 2007 से 700 से 10,000 यानी कि फिर से 12,000 तक आने के लिए तो टाइम ड्यूरेशन लगा, 5-7 साल का लगा। बट वो जो टाइम ड्यूरेशन हुआ, जो इंडेक्स में एक 300 या 400% का आपका जो ग्रोथ आए, वो लो से वो शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में आए। एंड इसका कारण ये है, लिक्विडिटी सपोर्ट्स था, इंडस्ट्रीज अपने आप को उसी हिसाब से रिस्ट्रक्चर की। अभी एक कोरोना का ये चीज आया है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद पड़े हुए हैं, बहुत सारे वर्क्स रिमोटली हो रहे हैं। क्या ये सारे चीज थप यहीं पे थप जाएगा? आगे चल के नहीं होगा, आगे भी कुछ चैलेंजेस आएंगे। बट ये जो चैलेंज आया है, इसी को देख के बहुत सारा बिजनेस डायनामिज्म में चेंजेस आएगा। यानी कि मोटा मोटी तरह से आप देखें, आने वाले दिनों में इंडस्ट्रीज ऐसे मॉडल्स डेवलप करेंगे कि इस तरह का लॉकडाउन होने से भी ऑपरेशंस चालू रहेगा। कुछ प्रोडक्शंस या आपका सप्लाई लाइंस ऐसे रखा जाएगा, अगर इस तरह का कुछ प्रॉब्लम्स आता है इन फ्यूचर, तो भी आपका जो ऑपरेशन है वो चलते रहेगा। तो जब तक वो प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, वो सोचेंगे नहीं। जब ये प्रॉब्लम्स आ गया, वो सोचने लगे। तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। अभी क्वेश्चन आ जाता है, आप लोग कैसे इन्वेस्ट करें? बहुत सारे चैनल है, आप अपना जो भी डीमैट खुले हुए हैं, जिसमें इसमें भी कर सकते हैं। स्मार्ट फाइनेंस का डोमेन में भी हम लोग भी एक ऑनलाइन का एक हमारे साइट में ऑनलाइन का पोर्टल्स का एक भी रखे हैं, इसमें ये सारे फंड हाउसेस का हम लोग डायरेक्ट लिंक दे दिए हैं। अगर आपको दूसरा कोई फंड हाउस का चाहिए तो भी हम दे सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, मेरा नंबर है एंड हमारा जो भी दूसरे फाइनेंशियल एडवाइजर है उनका भी नंबर डाला गया है। आप ये दोनों नंबर से किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, आप जब चाहे उसको विथड्रॉ करें, वो आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा रोल क्या होता है वो जानना जरूरी है। 3,600 फंड्स का स्कीम्स चल रहे हैं, इसमें से सिर्फ 300 फंड्स परफॉर्म करते हैं, बाकी नहीं। क्यों? क्योंकि ओवरऑली ये भी मैनेज होता है कुछ लोगों के जरिए। तो उतने प्रोफेशनल्स है जो लोग उसको सही तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रोल आ जाता है कि हम आपको एक्टिव मैनेजमेंट में कैसे डालें। जैसे एक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है? पहले फंड्स को लिक्विड फंड यानी कि एक
डेब्ट फंड जैसा रखा जाता है जिसमें एक फिक्स्ड इनकम रहेगा, 100% उसमें रखा जाता है, एंड पार्ट बाय पार्ट उसको डिवेस्ट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट इक्विटी फंड्स में, आपको सिचुएशन देख के वो फीचर्स भी आप हमारा यूज कर सकते हैं। एंड ये जो फीचर्स यूज करने के लिए आपको अगर खुद समझते हैं एंड डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली ये जो भी हमारा पोर्टल से जाके भी आप डायरेक्टली कोई भी फंड हाउस, एसबीआई हुआ, आईसीआईसीआई हुआ, डीएसपी हुआ, इसमें कर सकते हैं। अगर हमारा एडवाइस चाहते हैं कि एसबीआई में कौन से फंड में डालूं तो अगर कॉल करें हम बता देंगे, आप वही हमारे पोर्टल से ही डाल दीजिए, तो आप जब चाहे आप उसको भी लिक्विडेट कर सकते हैं। तो ये एक फीचर्स हमारा ये रखा गया है, इसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं लगता, कोई भी कॉस्ट नहीं लगता, क्योंकि यहाँ से जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं उसका एक ब्रोकरेज हमें मिलता है वो फंड हाउस के तरफ से, तो इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं रखता। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स हो या जो भी हो आप इसमें कर सकते हैं। तो एक बहुत ओपन फोरम हुआ, ये बाकी का कोई पोर्टल जैसा नहीं है जिसमें आपको पता नहीं है किसको किसके साथ में कांटेक्ट करूं, ये ऑर्गेनाइजेशन का कौन है जो मुझे गाइड करेगा, इस तरह सा सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा डेडिकेटेड जो भी आदमी हम रखे हुए हैं इसके लिए उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पेयर ट्रेड कैसे करें, ये पेयर ट्रेड करने के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कुछ बैक टेस्टिंग रिपोर्ट्स भी आप देखेंगे, एंड कुछ ऐसा चीज आप देखेंगे जो बहुत साइंटिफिक वे में इसको डिवाइस किया गया है। आप लोगों को, बहुत लोगों को पता भी होगा, जो मेरा पहला मेथड पेयर ट्रेड का था, जो बीटा डिकपलिंग मेथड, जो मास्टर्स की टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जो मेरा पहला किताब था उसमें मैंने ये बीटा डिकपलिंग मेथड को पब्लिक डोमेन में लाया था। ये जो बीटा डिकपलिंग मेथड है ये एक यूनिक इनोवेशन है स्मार्ट फाइनेंस कंपनी का। उसी तरह से अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक बदलाव लाके जेड स्कोर को यूज करके एक नया पेयर ट्रेड मेथड्स हम लोगों ने लाए हैं, तो इसके बारे में आप सीखेंगे। अभी ये जेड स्कोर को लेके जो करना है, आपको पेयर ट्रेड करना है, पहले ये जानना है जेड स्कोर होता क्या है। जिन लोगों को स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड है वो लोग जान रहे होंगे, हाँ ये एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है जिसमें आप स्टैंडर्ड डेविएशन का बिहेवियर को समझ सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है आपका वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी का बिहेवियर जो है, उसका नेचर जो है, वो किस तरह से अभी बना हुआ है, उसको जानने के लिए जेड स्कोर को यूज किया जाता है। तो ये जेड स्कोर जो है ये जस्ट एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है, बट यहाँ पे हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को यूज करेंगे। दोनों डिफरेंट डाटा है, एक हो गया निफ्टी वो इंडिपेंडेंटली ट्रेड होता है, बैंक निफ्टी इंडिपेंडेंटली ट्रेड होता है। तो इनको कैसे हम लाए एक प्लेटफॉर्म में, जैसे हमें इस पे पेयर ट्रेड करने का कुछ अपॉर्चुनिटी बनेगा। पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डाटा को नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। डाटा नॉर्मलाइजेशन जो होता है उसका बहुत सारे तकनीकी है। अगर आप डाटा को नॉर्मलाइजेशन करना है, डाटा नॉर्मलाइजेशन एक, अगर आप डाटा नॉर्मलाइजेशन अगर आप सर्च करेंगे डाटा नॉर्मलाइजेशन, आपको बहुत सारे तकनीकी मिलेंगे नेट में। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक टेक्निक यूज करके इसमें नॉर्मलाइज किया हूं। क्यों नॉर्मलाइज करना है, क्योंकि ये जेड स्कोर निकालने के लिए मुझे एक डाटा चाहिए, दो डाटा लेके मैं कर नहीं पाऊंगा। तो एक डाटा जो चाहिए ये किसको लूं, निफ्टी को लूं या बैंक निफ्टी को लूं, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको नॉर्मलाइज किया, यानी कि उसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म में लाया एक डाटा को, इसको बोला गया स्प्रेड। इसमें मैंने क्या किया, जो निफ्टी का प्राइस है उसका लॉगरिथम लिया, माइनस आपका बैंक निफ्टी का प्राइस को सब्ट्रैक्ट किया,
डिवाइडेड बाय जो निफ्टी का प्राइस है मल्टीप्लाई किया उसको बैंक निफ्टी का लॉगरिथमिक वैल्यू से। तो ध्यान से देख लीजिए, निफ्टी का लॉगरिथमिक वैल्यू माइनस बैंक निफ्टी डिवाइडेड बाय निफ्टी वैल्यू इनटू जो भी बैंक निफ्टी का लॉगरिथमिक वैल्यू। ये एक तकनीकी है, बट जो सॉफ्टवेयर में लगा हुआ है वो थोड़ा हट गए है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहले डाटा नॉर्मलाइजेशन हो गया, अभी ये जो डाटा निकला ये ना निफ्टी है ना बैंक निफ्टी, ये एक ऐसा डाटा निकल आया जिसको सिर्फ एंड सिर्फ यूज किया जाएगा इसमें जेड स्कोर निकालने के लिए। पहले तो ये सारे निकल आए, उसके बाद में एवरेज ले लिया, एक उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया, तो एवरेज निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अभी इसमें जेड स्कोर निकालूंगा। जेड स्कोर एक छोटा सा फॉर्मूला है जो बोलता है कि एक्चुअल डाटा क्या है, उसका एवरेज डाटा माइनस एवरेज डाटा क्या है, डिवाइडेड बाय उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। एक्चुअल डाटा माइनस जो एवरेज डाटा आपने लिए, एवरेज डाटा यानी कि मीन, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये तीनों जब हो गए तो इसके बाद में ये जेड स्कोर निकल आया। जेड स्कोर निकलने के बाद में आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा। पहले जब ये जेड स्कोर निकल आया उसके बाद में जो हमारा पेयर ट्रेड का सारे जो कैलकुलेशन है अभी खत्म हो गए। अभी हमें देखना है जब भी जेड स्कोर +2 में जाएगा, ध्यान रखिएगा, जब भी जेड स्कोर +2 में जाएगा उस समय में हमें बैंक निफ्टी को खरीदना है, निफ्टी को बेचना है। पेयर ट्रेड एक साथ में दोनों ट्रेड एंट्री होगा। जब ये नेगेटिव में आएगा हमें निफ्टी को खरीदना है, बैंक निफ्टी को बेचना है। अभी क्वेश्चन आता है कितने कितने लॉट हम खरीदे, कितने लॉट हम बेचे। इसके लिए भी आपको हेज रेशियो निकालना पड़ेगा, यानी कि बैंक निफ्टी का प्राइस से निफ्टी का प्राइस को डिवाइड कर दो। तो इसमें अगर डिवाइड कर दो तो उसमें क्या आ जाता है आपका, यानी कि निफ्टी का 2 गुना 2.5 टाइम्स होता है बैंक निफ्टी। यानी कि अगर मैं इसको 5 करूं, 2 यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो सॉरी 3 यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाता है, यहां से अगर मैं 3 लॉट ले लूं एंड 2 लॉट में निफ्टी का ले लूं तो दोनों का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, इसके लिए ये 3 एंड 2 लॉट का हमें ये करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा जो जेड स्कोर। जेड स्कोर जब +2 या -2 में जाएगा उसी हिसाब से हमें काम करना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये स्पॉट डाटा को लेके ही बनाया गया है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का स्पॉट डाटा। फ्यूचर में तो आप ट्रेड करेंगे, बट स्पॉट डाटा को लेके ही ये बनाया जाएगा। अभी अगर आप देखें यहाँ पे आ जाता है आपका 28 जान 28 जान में ये दिखा रहा है आपको 2.5 हो गया। तो 2.5 हो गया तो 28 जान का तो आप 27 तक कैलकुलेट कर लिए। 28 तक में 3 बजे 3:15 को आप देख रहे हैं कि हाँ ये अभी एंट्री हो गया उसी में। अगर आप एक्सेल सीट मेंटेन करते हैं तो 3 बजे 3:15 3:20 किसी भी समय में आप देख लिए, हाँ ऐसे हो गया। अभी मुझे बैंक निफ्टी को खरीदना है, निफ्टी को बेचना है। तो दो लॉट निफ्टी अगर मैं बेचूं, 3 लॉट अगर बैंक निफ्टी खरीदूं, तो ऑलमोस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है यहाँ पे भी 15 लाख 16 लाख हो जाते हैं। तो इसको अगर मैं एंट्री करूं तो अभी मेरा पेयर ट्रेड एंट्री हो गया। अभी पेयर ट्रेड एंट्री होने के बाद में एग्जिट कब होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तो एंट्री हो गया, तो अभी उसको एग्जिट करने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा जब ये जेड स्कोर बदल के नेगेटिव टेरिटोरी में आ जाए या 0 हो जाए। हम +2 में एंटर हुए थे, अभी 0 होना है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है 31 जनवरी को ये 0 हुआ है। आपको पहला ये एंट्री दिया 28 जनवरी, 31 जनवरी को ये 0 होके नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव
-1 तक ही आप रख ले तो बहुत अच्छा है। अगर देखा जाए तो उसी दिन में अगर आप इसको क्लोज करते हैं, लगभग 13,134 रुपया का इसमें प्रॉफिट आया। उसी हिसाब से अगर आप पूरा टेस्ट करते जाए, फिर से नेक्स्ट डे 1 फरवरी में भी चांस दे रहा है, तो ये 1 फरवरी में जो चांस दिया वो 11 फरवरी में इसका प्रॉफिट आ रहा है। ये 2019 का डाटा है। उसी हिसाब से अगर आप देखें 2019 से लेके आज तक का जो डाटा है, इस पीरियड में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट 80% से ज्यादा 80 से 85% ऑफ केसेस में ये आपको प्रॉफिट दिया। तो मान लीजिए आपको हर वक्त उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ जेड स्कोर क्या है, जेड स्कोर को कैसे देखे रियल टाइम बेसिस में। उसके लिए हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर का जो लोग यूज करते हैं, मान लीजिए अभी बैंक निफ्टी का वो दिखा रहा है, अभी जेड स्कोर आ गया 0.34 में, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा कैलकुलेशन यूज किया गया है। अगर मैं ये बैंक निफ्टी का सिंबल में डबल क्लिक कर दूं, ये कल के डाटा तक था, यानी कि 21 तारीख का डाटा तक ये वैल्यू था बैंक निफ्टी में जेड स्कोर 0.34। अभी फिलहाल जो भी मार्केट में बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहे हैं, उनका प्राइस लेके ये आ जा रहा है 0.46। तो कोई भी कंपनी का अगर आप देखना चाहें जेड स्कोर आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी के साथ में क्या है, जस्ट डबल क्लिक कर दीजिए, ये अपने आप इसको रिट्राइव करके आपको अलर्ट दे देगा कि अभी का फिलहाल जो जेड स्कोर है वो क्या है। आईसीआईसीआई बैंक में देखिए 0.38 था, अभी 1.01 हो गया। तो इसी हिसाब से जेड स्कोर में अगर आप काम करें तो अच्छा फायदा मिलेगा। जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 17 तारीख को, जब पहला 17 तारीख को अगर 17 तारीख को सॉरी 20 तारीख को ये प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ, 20 तारीख को अगर देखें ये नेगेटिव में था, यानी कि आपको यहाँ पे निफ्टी को खरीदना एंड बैंक निफ्टी को बेचने के लिए अपॉर्चुनिटी था। बैंक निफ्टी को बेचने के लिए अपॉर्चुनिटी था। अगर आप निफ्टी को खरीदते 2 लॉट, बैंक निफ्टी को बेचते यहाँ पे 20 तारीख का वैल्यू से, ये तो 2 नहीं हुआ था, बट 17 तारीख से ही वो अपॉर्चुनिटी बन रहा है, 17 तारीख से बन रहा है। अगर आप इसको वहां पे एंट्री लेते, यानी कि आप 20 तारीख को निफ्टी को खरीदते एंड बैंक निफ्टी को बेचते, एंड उसका जो रेशियो है 2:3 रेशियो में, अगर ऐसे करते तो लगेगा। तो 50 से ऊपर अगर VIX है तो ये आपको लॉसेस देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1,92,000 का बड़ा लॉस दिखाया। 50 के नीचे रहा तो ये बड़ा फायदा भी देगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया 20 तारीख में प्रोग्राम शुरू हुआ था हमारा, उस समय में नेगेटिव था। नेगेटिव जेड स्कोर का मतलब होता है निफ्टी को खरीदो, बैंक निफ्टी को बेचो। कितने लॉट? निफ्टी का 2, बैंक निफ्टी का 3, ऑलमोस्ट इक्वल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो यहाँ पे 1.5 लाख का एक डिफरेंस आ रहा है, बट इक्वल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आप 21 तारीख का वैल्यू को देखें, यानी कि कल जब मार्केट गिरा एंड क्लोजिंग हुआ, उस समय में अगर देखें लगभग 25,000 का बेनिफिट आ रहा है। इसी तरह का एक भी यहाँ पे मैंने दिखाया था, अगर आप 3 अप्रैल को यहाँ पे लेते, निफ्टी को बेचते एंड बैंक निफ्टी को खरीदते, क्योंकि यहाँ पे 1.87 है, 1.87 है, एंड उसको आप रखते 17 अप्रैल तक, तो भी आपको 28,000 के आसपास में प्रॉफिट हो जाता। तो 27 अप्रैल में ट्रेड बदल जाएगा। अगर देखें अप्रैल का महीने में 2 ट्रेड भी अगर आप बनाते इस तरह से, लगभग 60,000 के आसपास में प्रॉफिट हुआ। अगर चाहे भी इसको आप हेजिंग कर सकते हैं, तो चाहे भी आपको हेजिंग कर सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया मेथड है, इसको ध्यान से सीखिए एंड इसको जरूर यूज कीजिए। तो जरूर यूज कीजिए। गया है ये जो सॉफ्टवेयर हम बना के सब लोगों को दिए हैं, इसका पीछे में यही कारण है, आपको कल तक क्या था ये आ गया,
आप वहीं पे देख लिए, ये लिस्ट देख लिए। हाँ, यहाँ पे एक एक सारे स्टॉक्स का भी दिया गया है, ये सारे फ्यूचर स्टॉक्स है। एसबीआई के साथ में 0.31 का पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है एसबीआई को खरीदना, निफ्टी को बेचना। तो पॉजिटिव आया, जैसे पॉजिटिव आ गया बैंक निफ्टी को खरीदना एंड निफ्टी को बेचना, निफ्टी को बेचना। तो ये पोजीशन है। अभी एसबीआई का आप पॉजिटिव देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और एक भी 1.22 नेगेटिव का है। मान लीजिए कोई बड़ा अच्छा कंपनी का अगर देख रहे हैं, एचडीएफसी बैंक का आप नेगेटिव देख रहे हैं, तो अगर इस सिचुएशन में आप करना चाहें तो यहाँ पे 0.31 पॉजिटिव था, थोड़ा देख लेते हैं अभी क्या चल रहा है, उसमें डबल क्लिक कर लीजिए। तो एसबीआई का फिलहाल अभी का प्राइस के हिसाब से क्या अभी 0.73 आ गया। तो अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा वेट करूं, 1.52 तक जाए तब जाके मैं एंट्री करूं। तो उसी हिसाब से देख लीजिए, स्कैनर चला के कल तक क्या था, अभी का सिचुएशन क्या है, उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा। जस्ट डबल क्लिक ही करना है, उसी हिसाब से ट्रेड लेना के साथ में जेड स्कोर को देख के ट्रेड भी कर लिए एंड हेजिंग भी कर लिए उसको। जिसको बेचे उसके साथ में कॉल ऑप्शन ले लिए, जिसको खरीदे उसके साथ में पुट ऑप्शन ले लिए, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लॉट साइज को देख के, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को देख के आपको करना, यही करना पड़ेगा। जितना वैल्यू फ्यूचर आप खरीद रहे हैं, ट्राई कीजिए उतना वैल्यू फ्यूचर आप बेच भी ले, तो दोनों साइड में पल्ला इक्वल होना चाहिए। जितना खरीदारी है उतना बेचा हुआ है। एंड हेजिंग भी रखिए, अगर चाहते हैं हेजिंग भी रखिए, हेजिंग रखना भी अच्छा है। हेजिंग भी रखिए, इसको भी ये कीजिए। दोनों अगर आप साथ में चले देन आपको इसमें बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। स्मार्ट फाइनेंस के जितने भी बायर्स है, सबको ये टूल फ्रीली दिया गया है, इसका कोई कॉस्ट नहीं रखा गया है। इसको सारे बायर्स लोगों को फ्री में दिया गया है। अगर आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या आप रिन्यू किए हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर रिन्यू भी कर लेते हैं, ये टूल आपको फ्री आ जाता है। आप पहले इसको टेस्ट करके तो देखिए, 2-3 महीना काम पे लगाइए। जेड स्कोर जिस हिसाब से बताया गया उस हिसाब से बनाइए, नहीं तो आप अपने तरफ से भी जेड स्कोर बनाने के लिए कोई भी वेब से सर्च करके निफ्टी बैंक निफ्टी का जेड स्कोर निकाल के कीजिए। जो भी करना है इसमें अगर करें तो इसको पहले बैक टेस्ट करके देखिए, देखने से ही आपको पता चलता है वो स्टॉक्स के पेयर, यानी कि एसबीआई के साथ में अगर आईसीआईसीआई का बनाए तो ये बढ़िया काम करेगा। जेड स्कोर इंडेक्स वाले पेयर्स में अच्छा काम करता है। जेड स्कोर सिंगल पैरामीटर है, इसलिए इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स कम रहता है। बीटा डिकपलिंग निकालना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सही नहीं रहेगा अनिमेश जी। करेंसी में आपको ये पता नहीं है वो करेंसी का कारण क्या है बढ़ना और गिरना। जैसे हर वक्त मेरे जितने भी प्रोग्राम्स होंगे आप सबको मैं बार बार बताया था, आप लोग हर वक्त बोलते हैं कमोडिटी में थोड़ा मुझे बता दो। ध्यान रख के सुनिएगा, हर वक्त हर प्रोग्राम में ये बोलता हूं, कमोडिटी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इन पोजिशनल या इंट्राडे ट्रेड करना बहुत बहुत रिस्की है, क्योंकि उसमें हेजिंग का प्रावधान नहीं है। उसमें जो भी आपका डिमांड सप्लाई डाटा आता है, इन्वेंटरी डाटा जिसको बोलते हैं, उसका भी कोई भी आपके पास में उसका इंफॉर्मेशन लेट आता है। लंदन में निकलेगा, आपके पास में 2 दिन के बाद में आएगा। तो उस तरह का इंफॉर्मेशन लेके कैपिटल मार्केट में ट्रेड करना सबसे बड़ा, जो बोलते हैं बड़ा एक जोखिम उठाना काम है। तो इसीलिए मैंने आप सबको बताया था कमोडिटी को थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि उसमें अगर मिलता है आपको तो हेजिंग का अगर प्रावधान है तो कर सकते हो, बट हेजिंग का कुछ लाया गया है, बट उसमें वो हेजिंग का प्रावधान इतना लिक्विडिटी उसमें नहीं आया। अभी देखिए क्रूड में क्या हुआ, क्रूड में लोग पूछते हैं, आप में से भी बहुत लोग मुझे पूछा होगा, आपका कोई सॉफ्टवेयर बता दो जिसमें से 20 रुपया क्रूड का निकला है। मुझे अगर 20-20 रुपया भी आप लोगों ने निकाला होगा 5 साल तक, अगर आप भी सक्सेस लिए होंगे, अभी फिलहाल 2-3 दिन का प्राइस
2-3 दिन का जो प्राइस एक्शन हुआ है उसमें आपका 5 साल का अर्निंग्स चला गया, पिछले 5 साल का अर्निंग। क्योंकि हेजिंग का यही बेनिफिट है, जब आपको कोई एक ऐसा एक बुरा वक्त आएगा, उस समय में वो आपको ओवरनाइट अगर पोजीशन आपका है या इंट्राडे में है, हेजिंग किया गया है, कुछ हो गया, फिर भी आप बच जाएंगे। अगर आप हेजिंग ना करें तो ये जब भी वो पनिशमेंट आएगा, वो पनिशमेंट बहुत बड़ा होगा एंड वो पनिशमेंट कभी भी आ सकता है। ट्रेड में हर वक्त आप प्रिपेयर रहिए कि मैं ये लेने के बाद में, ये ट्रेड एंट्री करने के बाद में अगर मार्केट में डाउन फ्रीज हो जाए, मैंने खरीदा हूं डाउन फ्रीज हो जाए या अपर फ्रीज भी हो जाए, मैं प्रोटेक्टेड रहूं, उसी को सोच के कीजिए। तो कमोडिटी का हमारा तो अच्छा आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी फिलहाल का सिचुएशन क्या हुआ देखिए, ओवरनाइट लोग रख लिए, अगले दिन जो 40% नीचे खुल गया, पूरा सारा पैसा तो चला गया, सब कुछ चला गया। तो यही चीज है आपको करेंसीज में भी, करेंसीज में हेजिंग होता है, सिर्फ यूरो एंड आईएनआर का, यूएसडी आईएनआर का है, बाकी का पेयर का क्या करें आप अनिमेश जी? दूसरा पेयर का तो है ही नहीं ऑप्शंस, आप कैसे हेज करें उसको? मान लीजिए आप यूएसडी आईएनआर या जापानीज येन का एंड डॉलर का एंड डॉलर रुपी का एक हेज बना दिए, यही मेथड से कर लिए, बट उसमें एक विंग हेज नहीं हो पाया, उसका क्या करें? दूसरा जो मेथड है अभी उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। निफ्टी या कमोडिटी किसी को भी, कोई भी या करेंसी हुआ, उसको कैसे वोलाटिलिटी को यूज करके कैसे ट्रेड करें। ये वोलाटिलिटी का मेथड एक बहुत पुराना मेथड है, आप सबको पता होगा। इसमें पिछले 10 दिन का डाटा लिया जाता है एंड उसमें लॉगरिथमिक वैल्यू निकाला जाता है, यानी कि 7 अप्रैल का वैल्यू एंड 3 अप्रैल वैल्यू का लॉगरिथमिक वैल्यू निकाला गया। यहाँ पे लॉगरिथमिक वैल्यू निकालने के बाद में हम इसको लॉगरिथमिक स्क्वायर किए, लॉगरिथमिक स्क्वायर करने के बाद में एवरेज लिया गया, इसमें एवरेज लिया गया, एवरेज के बाद में डेली वोलाटिलिटी निकल आया, डेली वोलाटिलिटी के बाद में हम प्राइस रेंज निकालते हैं। अभी अगर देखें 21 तारीख का जो क्लोजिंग हुआ कल का, इसको अगर पकड़ ले तो ये एनुअल वोलाटिलिटी 66% दिखा रहा है। अभी जब भी आपका ये एनुअल वोलाटिलिटी 30 तक तो चलेगा, 20, 25, 30 तक चलेगा, बट जब 25-30 से ज्यादा हो जाता है, 30% से ज्यादा हो जाता है, इस कैलकुलेशन के जरिए में आपको एक थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा। यानी कि जो आप डेली वोलाटिलिटी निकल रहे हैं, वो डेली वोलाटिलिटी को 3 में डिवाइड कर दीजिए। क्यों 3? क्योंकि इंट्राडे में 3 या 5 साइकिल होता है, तो 66% का एनुअल वोलाटिलिटी है। ये सिस्टम इसको जो वोलाटिलिटी वाला जो भी इस बिना चेंज किए हुए जो लेवल्स निकले, वो एंट्री आना भी मुश्किल है, तो इसीलिए इसको पहले आपको 3 में डिवाइड कर लीजिए, 3 में डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद में आपका सारे चीज बदल गए। अभी आपका एंट्रीज आ गया, अगर 8,937 के नीचे में बेचेंगे, ये टारगेट्स रहेगा नीचे के तरफ से, एंड 8,900 8,986 के ऊपर में खरीदेंगे, ये आपका टारगेट्स रहेंगे। अभी देखते हैं क्या हुआ, वो भी जरूरी है। आज का दिन में निफ्टी खुला कहां पे, इसमें हुआ क्या, वो जानना जरूरी है। तो पहले ये कर लेते हैं कि जो जो भी हमारा ये फ्लैश को अलाउ करना पड़ेगा, करने के बाद में वो चार्ट को देख पाएंगे हम। तो अभी निफ्टी का जो भी एक्टिविटीज आज रहा, कहां पे खुला, क्या हुआ, वो सब जानने के लिए हमें थोड़ा, मैं ये जो पुराना वाला साइट में ले लूंगा आपको, क्योंकि ये नया वाला जो एनएससी का साइट आया हुआ है, ये बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि वो लोग सारे डाटा को एक पेज में डाल दिए। तो मार्केट खुला आज, तो निफ्टी कहां पे खुला, तो पहला कैंडल में मैं चला जाता हूं।
9:15 का जो कैंडल है ये बता रहा है 8965 में खुला, 8937 तक आया एंड 8937 तक आया एंड 9010 में ये जाके बंद हुआ। यानी कि ये जो पहला 5 मिनट का हुआ इसी में ही वो लो 8937 आ गया एंड ये जो ओपन हुआ था 8965। तो अगर कैलकुलेशंस के तरफ आप जाए 8965 8936 जो यहाँ पे हमें एंट्री करना था, सेल करना था, ये सेलिंग वाला जो हुआ ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये पहला 5 मिनट में ये सारे एक्टिविटीज हो गए। यानी कि 8937 भी आया, 36.6 वो गया नहीं एंड वहां पे वहीं से ही वो रिकवर होके 9010 में जाके क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे ये जो दिखा रहा है 9000 जो भी हमारा एंट्रीज है उसमें कोई भी हम कर नहीं पाए। बाद में ये फिर से भी एक 8933 तक आया है, 8936 या 33 तक आया है। तो अगर आप मान ले यहाँ पे अगर आप 15 मिनट या 20 मिनट के बाद में हर 5-5 मिनट का कैंडल है तो यहाँ पे 7वां कैंडल है, यानी कि 35 मिनट के बाद में 9:15 में मार्केट खुलता है, 9:45 के आसपास में या 9:50 के आसपास में अगर आप 8,936 जो भी आपका कैलकुलेशन आया हुआ है यहाँ पे अगर आप बेचे हुए होंगे 8,936 में आप बेचे हुए होंगे, 8936 में बेचे हुए होंगे तो आपका ये स्टॉप लॉस 9001 का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा क्योंकि ये टारगेट जो भी है 8896 एक नहीं आया होगा। यही से ही आपको सीखना पड़ेगा कि यहाँ से हेजिंग का रोल क्या होता है। मान लीजिए अगर आप हेजिंग नहीं किए होंगे तो लगभग आपको 64 पॉइंट का लॉसेस लगा होगा, 64 पॉइंट, तो 64 पॉइंट 65 पॉइंट का लॉसेस लगा होगा। अगर आप इसको हेजिंग कर लेते उस समय में, यानी कि इसको जब भी आपने बेचे उसके साथ में अगर आप एक 8,950 का कॉल ऑप्शन इसके साथ में ले लेते तो ये 64 पॉइंट से लगभग आपको 30 से 35 पॉइंट आपको रिकवर हो जाता। तो हेजिंग इसीलिए जरूरी है। तो पहला ट्रेड 64 पॉइंट के लॉस में गए, उसके बाद में आपको यहाँ पे रिवर्सल्स करना पड़ेगा। 9000 में आप रिवर्सल्स किए, 9001 में स्टॉप लॉस रहा 8921, 8921 आपके स्टॉप लॉस रहेंगे। वही प्रोसेस 8921 आपका स्टॉप लॉस, वो स्टॉप लॉस तो आया नहीं, उसके बाद में एक बड़ा तेजी देखने के लिए मिला एंड वो जो तेजी के बाद में अगर आप देखें क्लोजिंग आपका हुआ 9200 एंड 9200 एंड उससे पहले 9220 तक भी गया, 9200 तक ये आया एंड 9220 तक भी गया। यानी कि आपका जो फाइनल टारगेट है 9129 ये कंप्लीटली आपको आया, कंप्लीटली आया। उसके बाद में भी ये गया। मान लीजिए अगर यहाँ तक आ गया 9129 तक आ गया तो आगे क्या होगा, सेकेंड साइकिल जाएगा। तो सेकेंड साइकिल अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो पहला क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी डाटा है ओल्ड डाटा को हटा दो, नया डाटा को ले लो, लेके 8000 जो भी 9129 जो भी पहले आया था लास्ट डाटा इसी को ले लो, सेकंड साइकिल आपको निकल आएगा। सेकंड साइकिल के हिसाब से अगर देखें तो सेकंड साइकिल के हिसाब से ये आपका बनता है, ये लेवल्स बन जाता है 9208 9233, आपका क्लोजिंग भी हुआ है 9200 के आसपास। तो ये भी एक ट्रेड आपने देखे, अगर आप सुबह में एंट्री करते 64 पॉइंट का लॉस लगता, बट अगर उसको रिवर्स करते और ट्रेंड कंफर्मेशन पॉइंट में तो आपको लॉसेस तो रिकवर हो जाता, अगर आप हेजिंग करते तो बहुत बढ़िया। तो ये एक मेथड है, लेना पड़ेगा सिर्फ एक स्मॉल डेविएशन, ये मेथड में एक छोटा सा बदलाव। जब भी ये ईयरली वोलाटिलिटी आप डेली वोलाटिलिटी निकालते हैं, डेली वोलाटिलिटी में स्क्वायर रूट ऑफ 365 कर दे तो ये हो गया ईयरली वोलाटिलिटी। परसेंटेज का टर्म्स में देखना चाहते हैं तो 100 मल्टीप्लाई कर,
जब भी ये डेली वोलाटिलिटी एक 30-35% के ऊपर में चला जाता है, 30 to 35% के ऊपर में चला जाता है, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए बाई 3। 30 तक कर लीजिए, 30 अगर 30 के ऊपर में चला गया तो डिवाइड कर दीजिए बाई 3। यही मेथड रहेगा, सारे चीज सेम रहेंगे, सिर्फ आपका वोलाटिलिटी जो डेली वोलाटिलिटी हुआ उसको 3 में डिवाइड कर दिए, क्योंकि ये 3 होता है आपका साइकिल, एक साइकिल को 3 माना जाता है। तो ये हो गया आपका वोलाटिलिटी को लेके कैसे आप इंट्राडे करें। तो मैंने आप लोगों को 3 चीज अभी इस प्रोग्राम में सिखाया। पहला, इन्वेस्टमेंट आप अगर करना चाहे किस तरह से आप म्यूचुअल फंड को स्टडी करें, उसका वैल्यूएशन, अर्निंग, मार्केट आउटलुक को लेके, एंड वैल्यूएशंस को कैसे स्टडी करें। जैसे जब भी टॉप से 30-35% का एक करेक्शन हो जाता है तो वो वैल्यूएशंस के ऊपर में डिपेंड करता है। उसके बाद में प्राइस टू अर्निंग रेशियो को लेके कैसे करें, जैसे कोटक बैंक हुआ, अगर प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से चले, अभी उसमें 42% का वैल्यू आ गया है, तो वैल्यूएशंस इसे देखें। जो भी एक्शंस, कोई भी प्रॉब्लम्स आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्रीज में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, हर वक्त वो इकोनॉमी भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा, हर वक्त ये कुछ सालों के बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहेंगे। उसका रिएक्टिव स्टेज में कैसे गवर्नमेंट उसके ऊपर में क्या क्या एक्शंस, पॉलिसी एक्शंस लिए गए, क्या वो पॉलिसी एक्शंस सफिशिएंट है एक आगे चल के वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो सारे चीज को कंपाइल करके देख के अगर आप देखें तो इस हिसाब से अभी एक बहुत बढ़िया चांसेस बनता है म्यूचुअल फंड में। मैंने आपको ये भी बताया स्मार्ट फाइनेंस के साथ में जोड़ के आप कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सके। मैंने आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी का पेयर ट्रेड कैसे करें जेड स्कोर को यूज करके वो दिखाया, बैक टेस्टिंग भी दिखाया। अगर आप 3 दिन पहले इसी प्रिंसिपल के हिसाब से लेते तो अभी 2 ट्रेड में लगभग आप 53,000 का प्रॉफिट भी बना लेते। एंड मैंने आपको वोलाटिलिटी को यूज करके इंट्राडे कैसे करना है वो भी बताया। एंड यहाँ पे आज एक अपॉर्चुनिटी मिला हमें देखने के लिए कि जब पूरा टारगेट आ जाता है सेकंड साइकिल कैसे कैलकुलेट करें। एंड यहाँ पे मैंने ये भी बताया जब भी ईयरली वोलाटिलिटी आपका 30% से ज्यादा हो जाता है तो ये डेली वोलाटिलिटी को 3 में डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा वही वोलाटिलिटी को लेके आप काम कीजिए, चाहे वो स्टॉक हो, इंडेक्स हो। एक बाइक लेते हैं, 30-40 हजार का गाड़ी है, उसको क्यों आप लेते हैं इंश्योरेंस? थोड़ी मरने वाले हैं उसको चला के, तो उसके लिए भी आप इंश्योरेंस रखते हैं। कार लेते हैं, 5 लाख का कार है, हर साल उसमें 9,000 का भरते हैं, तो वो क्यों करते हैं? तो यहाँ पे निफ्टी का एक लॉट का वैल्यू हो गया 7 लाख, उसके लिए कहीं नहीं, कुछ नहीं। क्यों ऐसा है? कल का जो सेशन होगा उसमें ऑप्शन स्ट्रैटेजी, ये रिजल्ट के सेशन में कैसे लें, इंट्राडे पोजिशनल ऑप्शन कैसे करें, गैन स्क्वायर ऑफ 9 प्रिंसिपल को कैसे यूज करें, इलियट वेव प्रिंसिपल को कैसे यूज करें, ये चारों प्रिंसिपल्स कल लिया जाएगा, कल जरूर ज्वाइन होइएगा। रिकॉर्डिंग्स इसका प्रोसेसिंग के बाद में मैं आज रात 8 या 9 बजे उसको अपलोड करूंगा हमारा यूट्यूब में, आप वहां से रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एंड अगर ये आपको ये प्रोग्राम्स अच्छा लगता है, एक रिव्यू भी दीजिएगा। हमारा जो गूगल रिव्यूज रहता है, गूगल के जो भी हमारा रिव्यूज आते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। हमारा जो आने वाले जो ये होते हैं, जो भी हमारा आगे चल के जो भी हमारा जो ट्रेडर लोग होते हैं वो लोग इसको बहुत बारीकी से देखते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत सारे लोगों का रिव्यूज है, आपका अगर रिव्यू मिल जाए तो अच्छा है। एंड वो रिव्यूज को देने के लिए मैं आप सबको एक लिंक भेजूंगा अभी, एंड वो लिंक में थोड़ा उसके बारे में, एंड जो भी रिकॉर्डिंग्स डाला जाएगा, जब भी ये रिकॉर्डिंग्स डाला जाएगा वो रिकॉर्डिंग्स में भी मैं
वो जो गूगल रिव्यू का लिंक डालूंगा, उसमें भी आप दे सकते हैं।